हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर वीडियोस को लेकर मैं काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह की वीडियोस मुझे यहाँ इस चैनल पर प्रेजेंट करनी चाहिए। एक विचार जो मेरे दिमाग में काफ़ी समय से था कि क्यों ना मैं बुक नरेशन को लेकर वीडियोस बनाऊं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला एफर्ट है और आज की जो मैंने बुक सेलेक्ट की है वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंस। ये फ्रेंड्स 20-22 वीडियोस की एक कंटिन्यूअस सीरीज होने वाली है इस बुक को लेकर के। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इस बुक का है आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। वैसे कुल मिलाकर 12 चैप्टर्स हैं इस पूरी बुक में। फ्रेंड्स, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शायद उनका नाम बर्ट्रैंड रसल था, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर एक पब्लिक लेक्चर दिया था। वहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस तरह से परिक्रमा करती है। तारों को कॉन्स्टलेशन जैसी एक मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। लेक्चर के एंड में एक थोड़ी ओल्ड एज लेडी उठी और बोला, आपने जो हमें बताया वह सब बकवास है। उनके हिसाब से दुनिया वास्तव में एक कछुए की पीठ के ऊपर सपाट प्लेट है, उसके ऊपर टिकी हुई है। वैज्ञानिक ने सिंपल है, पहले तो जवाब देने से पहले तो एक मुस्कुराया और पूछा, काउंटर क्वेश्चन किया कि वो कछुआ किस पर खड़ा है। तो उस पर बुढ़िया बोली, वेरी क्लेवर यंग मैन, ये कछुआ पूरी तरह से नीचे तक है। फ्रेंड्स, इस तरह की मानसिकता भी पृथ्वी पर रही है लोगों की। फ्रेंड्स, अधिकांश लोगों को कछुए के इनफाइनाइट टावर के रूप में हमारे यूनिवर्स की ये पिक्चर हास्यास्पद तो लगेगी, लेकिन ऐसा क्यों लगता है? हमें लगता है कि हम बेहतर जानते हैं। हम ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं? हम कैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये कहाँ जा रहा है? क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई? यदि हाँ, तो पहले क्या था? व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम? क्या इसका कभी अंत भी होगा? क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? फ्रेंड्स, फिजिक्स में नई डेवलपमेंट, कुछ हद तक नई टेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। किसी दिन ये आंसर्स हमें पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने जितने ही नॉर्मल लगने लगेंगे। फ्रेंड्स, 350 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने अपनी किताब ऑन द हेवंस में दो अच्छे तर्क दिए कि पृथ्वी एक प्लेट की बजाय स्फीयर है। सबसे पहले कैसे? सिंपल, उन्होंने रियलाइज किया कि चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आने के कारण होता है, पृथ्वी की छाया उस पर हमेशा गोल होती है, जो तभी हो सकता है अगर पृथ्वी एक स्फीयर हो। यदि पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क की तरह होती तो कभी ना कभी शेडो यानी पृथ्वी चंद्रमा पर पड़ने वाली परछाई एक एलोंगेटेड इलिप्स के रूप में जरूर होती। दूसरा, ग्रीक्स अपनी यात्राओं की वजह से ये जानते थे कि साउथ में जाने पर पोल स्टार आकाश में नॉर्दर्न एरियाज की तुलना में ज्यादा नीचे दिखाई देता है। हम जानते हैं कि पोल स्टार नॉर्थ पोल के ऊपर स्थित है। अगर नॉर्थ पोल पर कोई जाकर देखेगा तो पोल स्टार उसके ठीक ऊपर होगा, लेकिन अगर वहीं पोल स्टार को इक्वेटर से देखेगा तो उसे ओराइजन पर दिखेगा। इसी अपेरेंट शिफ्ट ऑफ नॉर्थ पोल से एरिस्टोटल ने अनुमान लगाया कि इजिप्ट और ग्रीस के बीच की दूरी 4 लाख स्टेडिया है। अब स्टेडिया या स्टेडियम, इसकी सही लंबाई पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, शायद 200 गज रही होगी। फ्रेंड्स, ग्रीक्स के पास एक तीसरा लॉजिक और था कि पृथ्वी को गोल होना चाहिए, अदरवाइज किसी को भी ओराइजन से आते हुए जहाज को पाल क्यों नजर आते हैं? पतवार उन्हें बाद में नजर आती है। एरिस्टोटल का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी नाम दिया गया। उन्होंने इस पर विश्वास किया कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड के केंद्र में है और सर्कुलर मोशन तो बेस्ट है ही, ऑब्वियस है। इस आइडिया को सेकंड सेंचुरी में टॉलमी ने एलिब्रेट किया कि पृथ्वी सेंटर में है और 8 स्फीयर से घिरी हुई है। चंद्रमा, सूर्य और उस समय के 5 नोन प्लैनेट्स बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, और स्टार्स जो अपने अपने ऑर्बिट्स में चक्कर काट रहे हैं। सबसे बाहरी स्फीयर में स्टार्स फिक्स है, जो हमेशा रिलेटिवली एक ही पोजीशन में रहते हैं, लेकिन आकाश में घूमते हैं। मतलब जो उनका स्टार्स का स्फीयर है वो पूरा का पूरा टर्न करता है। उस स्फीयर से आगे क्या है ये कभी क्लियर नहीं हो पाया। ऑब्वियस है कि वो विजिबल यूनिवर्स था ही नहीं। टॉलमी के मॉडल में यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की पोजीशन प्रिडिक्ट करने के लिए
ठीक ठाक एक्यूरेट एक्यूरेट सिस्टम था उनके पास, लेकिन सही भविष्यवाणी करने के लिए टॉलमी को एज्यूम करना पड़ा कि चंद्रमा एक ऐसे पाथ को फॉलो करता है जो कभी कभी इसे पृथ्वी के दोगुना करीब लाता है। पर इसका मतलब यह था कि चंद्रमा को कभी कभी दुगना बड़ा दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि डबल नजदीक आ चुका है वो। टॉलमी को इस कमी का पता तो था, लेकिन फिर भी उनका मॉडल आमतौर पर स्वीकार किया गया, बट नॉट यूनिवर्सली, क्योंकि भारत में बिल्कुल अलग तरह की परंपराएं या विचारधाराएं चल रही थी। खैर, इस मॉडल को क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन चर्च ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इससे फायदा यह था कि इस मॉडल में तारों के स्फीयर से आगे का बहुत बड़ा जो एरिया है वो गॉड स्पेस हो सकता है, वहां स्वर्ग और नर्क बनाए जा सकते हैं। हालांकि 1500 सालों तक यही सब चलता रहा। 1514 में एक पॉलिश प्रीस्ट निकोलस कोपरनिकस ने एक सिंपल आइडिया दिया। उनका आइडिया था कि सूर्य सेंटर में स्टेशनरी है और पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं। लेकिन चर्च के डर से ये आइडिया उन्होंने सीक्रेट ही रखा। इस आइडिया को अगले 100 साल तक किसी ने सीरियसली नहीं लिया। फिर दो एस्ट्रोनॉमर्स आए, जर्मनी के जॉन्स केपलर और इटली के गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने पब्लिकली कोपरनिकन थियरी का समर्थन करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, ये थोड़ा रिस्की मामला था। डिस्पाइट ये फैक्ट कि जो ऑर्बिट उन्होंने प्रेडिक्ट किए वे ऑब्जर्व्ड ऑर्बिट से मैच नहीं करते थे। एरिस्टोटियन और टॉलमिक थियरी को डेथ ब्लो सन 1609 में मिला। उस साल गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप के थ्रू नाइट स्काई को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जो अभी अभी इन्वेंट हुआ था। जब उन्होंने जुपिटर प्लेनेट को देखा तो गैलीलियो ने पाया कि कुछ स्मॉल सैटेलाइट या फिर चंद्रमा जो जुपिटर के साथ थे, वे उसके अराउंड अबाउट ऑर्बिट करते हैं। इसका मतलब ये था कि सब कुछ डायरेक्टली अर्थ के अराउंड अबाउट ऑर्बिट नहीं कर रहा करता। अब ये भी पॉसिबल था कि बिलीव किया जाए कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और जुपिटर के मून्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिट्स में अर्थ के अराउंड अबाउट सर्कुलेट करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं उस ऑर्बिटल पाथ में। लेकिन कोपरनिकन थियरी ज्यादा सिंपलर थी। उस समय जोहेंस केपलर ने कोपरनिकन थियरी को मॉडिफाई किया और सजेस्ट किया कि प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। अब प्रेडिक्शन फाइनली ऑब्जर्वेशन से मैच होने लगा। एज फार एज केपलर का कंसर्न था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट सिर्फ एक हाइपोथेसिस थे, क्योंकि इलिप्स क्लियरली सर्कल से कम परफेक्ट होते हैं। एक्सीडेंटली ये डिस्कवर करने के बाद कि इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन के साथ अच्छे से फिट हो रहे थे, वो अपने आइडिया के साथ रिकंसाइल नहीं कर पा रहे थे कि प्लैनेट्स को सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और संभव किसी फोर्स के साथ ऑर्बिट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बाद में यानी कि 1687 में मिला, जब सर आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की, जो शायद फिजिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इवन टिल टुडे। उसमें न्यूटन ने सिर्फ थियोरी नहीं दी कि बॉडीज आपस में स्पेस और टाइम में कैसे मूव करती है, बल्कि उनके कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स भी डेवलप किया जो उनके मोशन को एनालाइज करने के लिए जरूरी थी। साथ ही न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पोस्टुलेट किया, जिसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के हर बॉडी दूसरे बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है एक फोर्स से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने दिखाया कि उनके लॉ अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी मून को अर्थ के अराउंड अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कराते हैं और अर्थ और प्लैनेट्स को सन के अराउंड अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करने के लिए मजबूर करते हैं। अब कोपरनिकन थियरी ने टॉलमिक मॉडल को रिप्लेस कर दिया है। जो सेलेस्टियल स्फीयर वाला मॉडल था वो अब टाटा बाय बाय हो चुका था। और उनके साथ ये आइडिया भी कि यूनिवर्स का एक नेचुरल बाउंड्री हो सकती है, क्योंकि फिक्स स्टार अपनी पोजीशन को चेंज करते नहीं दिखाई देते थे, सिवाय एक रोटेशन के जो अर्थ के साथ एक अपनी एक्सिस पर स्पिन होने की वजह से होता था। ये नेचुरल लगने लगा कि फिक्स स्टार हमारे सन जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, पर बहुत ज्यादा दूर है। न्यूटन ने रियलाइज किया कि उनकी थियरी ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग स्टार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा लगता था कि वो एसेंशियली मोशनलेस नहीं रह सकते। अब वैसे सब सारे स्टार्स एक दूसरे पर ग्रेविटी फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, क्या वो सारे स्टार एक साथ मर्ज नहीं हो जाएंगे थोड़ी देर बाद बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स?
सन 1691 में रिचर्ड बेंटली को एक लेटर में न्यूटन ने आर्ग्यू किया कि ये तभी होगा अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स होंगे, एक फाइनाइट रीजन में स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। पर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स हो तो जो मोर और लेस यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उस समय एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रह जाएगा। पूरे यूनिवर्स में कोई एक कॉमन सेंट्रल पॉइंट बन ही नहीं पाएगा। ये आर्ग्यूमेंट सही मायनों में वो पल था जब इनफाइनाइट यूनिवर्स की बात होने लगी थी। एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हर पॉइंट को सेंटर माना जा सकता है, ऑब्वियस है। अब किस कहाँ गिरेगा, इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट के दोनों साइड्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। बिल्कुल सही अप्रोच है। ये बाद में रियलाइज हुआ, अब हमें पता है कि इनफाइनाइट स्टैटिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स जिसमें ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव हो, पॉसिबल नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग थॉट तो है, लेकिन 20th सेंचुरी से पहले किसी ने भी सजेस्ट नहीं किया कि यूनिवर्स एक्सपेंडिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। जनरल एक्सेप्टेंस थी कि या तो यूनिवर्स हमेशा से एक चेंजिंग स्टेट में था, या फिर पास्ट में कहीं क्रिएट हुआ होगा, मोर और लेस वैसे ही जैसा आज हम समझ रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता, समझ चुके हम लोग। लेकिन इस बात को लेकर किसी ने नहीं सोचा कि यूनिवर्स फैल रहा। इसकी बजाय उन्होंने थियोरी को ही मॉडिफाई करने की कोशिश की, बहुत बड़े डिस्टेंसेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स को रिपल्सिव बनाकर। ये भी इंटरेस्टिंग आइडिया लोग लेकर आए थे। इससे प्लेनेट के मोशन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इनफाइनेटली डिस्टेंस स्टार्स का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन होने लगा। क्लोजेस्ट स्टार्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फारदेस्ट दूर के स्टार्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स की तरह वही काम करने लगता है, तो एक बैलेंस सा मेंटेन रहता है। हालांकि आज हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जर्मन फिलोसोफर हेनरिच ऑल्बर्स ने इनफाइनाइट स्टैटिक यूनिवर्स के आइडिया को ओपोज किया। इनफाइनाइट स्टैटिक यूनिवर्स आइडिया में प्रॉब्लम ये थी कि इनफाइनाइट लगभग हर लाइन ऑफ साइट में, मतलब अगर अंतरिक्ष देखते हैं तो जहां भी देखेंगे उसका एंड अप किसी ना किसी से स्टार पर होना चाहिए, अगर वो इनफाइनाइट यूनिवर्स है तो। इस तरह से रात को पूरे अंतरिक्ष में, मतलब पूरे स्पेस स्काई में, नाइट स्काई में हर जगह पर रोशनी नजर आनी चाहिए, तो वो दिन के जितना ही उजाला रात को भी होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही लॉजिक है। लेकिन ऑल्बर की बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि स्टार्स से आने वाली लाइट स्पेस में मैटर से टकराकर डिम हो जाती होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो जिस मैटर से वो टकरा रही है उसे भी हीट अप हो जाना चाहिए, और फाइनली वो भी ग्लो करना चाहिए, और फिर दोबारा वही बात कि पूरी रात में भी नाइट स्काई लाइट अप होना चाहिए। अब इस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन ये लिखना कि स्टार्स हमेशा से लाइटेड तो कम से कम नहीं थे, वो टर्न ऑन हुए थे। वही कंसेप्ट कि स्टार कभी ना कभी बने होंगे, ये पहली बार ये थॉट लोगों के दिमाग में आया। अब जब वहां स्टार्स अभी बने ही नहीं है, लाइट वहां से आ रही है, तो जो मैटर अभी उतना गर्म हो ही नहीं पाया होगा, क्योंकि स्टार वो हमेशा से वहां पर नहीं था। और हम ये कह सकते हैं कि दूर के तारों की रोशनी अभी तक हम तक पहुंची ही नहीं है। और अब हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि पहले से ही स्टार्स के ऑन होने का क्या कारण हो सकता है, या वो कैसे बने होंगे। यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में तो पहले से ही बातचीत होती रही है। पुराने कॉस्मोलॉजिस्ट और यू कैन से प्रोफेटिक रिलीजन्स लाइक ज्यूज, क्रिश्चियन एंड इस्लाम, इन ट्रेडिशंस के अनुसार यूनिवर्स की एक स्टार्टिंग हुई थी जो ज्यादा पुरानी नहीं है। इसकी स्टार्टिंग के लिए एक आर्गुमेंट था कि यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए फर्स्ट कॉज की जरूरत थी। यूनिवर्स में हमेशा किसी अफेक्ट के लिए कॉज होना जरूरी है, ऑब्वियस है। सेंट अगस्टिन, जो कि क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी किताब सिटी ऑफ गॉड में एक और आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन प्रोग्रेस कर रही है, इस तरह से ह्यूमंस और शायद यूनिवर्स भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स को शुरू हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सेंट ऑगस्टिन के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत 5000 बीसी के आसपास हुई होगी, एज पर बुक ऑफ जेनेसिस। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का हवाला दिया। अब ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। हमें पता है कि 10,000 साल पहले आइस एज, लास्ट आइस एज खत्म हुआ है।
तो 7000 साल पहले, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है टाइम में। और आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि प्रेजेंट सिविलाइजेशन की शुरुआत आइस एज के बाद हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 5000 साल पहले यूनिवर्स शुरू हुआ, तो इस बात से भी कोरिलेट होता है। खैर, हम अपने प्रेजेंट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स पर दोबारा आते हैं। एरिस्टोटल और अधिकांश ग्रीक फिलोसफर्स क्रिएशन के आइडिया को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। उनके अनुसार क्रिएशन भगवान का एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर ज़्यादा लगता है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात मत करो। और उन्हें ऐसा लगता है कि ह्यूमन रेस और उसके चारों ओर का संसार हमेशा से है और हमेशा तक मौजूद रहेगा। खैर, क्या यूनिवर्स की कोई शुरुआत थी और क्या ये फाइनाइट है? ये सवाल बाद के फिलोसफर्स मैनुअल कांट यानी 1781 में पब्लिश हुई अपनी किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में एक्सप्लेन किया। उनका मानना था कि थियसिस मतलब यूनिवर्स की शुरुआत होना और एंटीथियसिस मतलब यूनिवर्स हमेशा से था और रहेगा, दोनों को मानने के लिए इक्वली कंपेलिंग आर्गुमेंट हैं। दोनों बातें वैलिड हो सकती हैं। उनके थीसिस यानी यूनिवर्स की एक शुरुआत हुई थी, उसके लिए आर्गुमेंट थे कि अगर यूनिवर्स को कोई शुरुआत नहीं होती तो हर इवेंट के पहले इनफाइनाइट पीरियड होता, जो उसके लिए एब्सर्ड था। ऑब्वियस है, कोई भी कुछ भी घटना घटी है उससे पहले एक इनफाइनाइट पीरियड था। और एंटीथीसिस मतलब यूनिवर्स हमेशा से ऐसा है, उसके लिए आर्ग्यूमेंट है कि अगर यूनिवर्स की शुरुआत हुई होती तो शुरुआत के पहले भी एक इनफाइनाइट पीरियड होता। तो यूनिवर्स किसी के पर्टिकुलर इवेंट के समय पे क्यों शुरू होता? खैर फ्रेंड्स, फिलोसफर्स की लैंग्वेज ऐसी होती है कि आराम से किसी के बुद्धि में नहीं घुसती। खैर, बुक पर चलते हैं। दरअसल उनके थीसिस और एंटी थीसिस के केसेस के एक ही आर्गुमेंट है, दोनों उसके अनस्पोकन एजम्पशंस पर आधारित हैं कि टाइम हमेशा से चलता रहा है, चाहे यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। जैसे हम देखेंगे, टाइम का कंसेप्ट यूनिवर्स की शुरुआत से पहले का कोई मतलब नहीं रखता। खैर फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ सेंट ऑगस्टिन ने पहले भी पॉइंट आउट किया हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि गॉड ने यूनिवर्स क्रिएट करने से पहले क्या किया, बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है थियोरिक जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। फ्रेंड्स, इस तरह का आर्ग्यूमेंट सेंट ऑगस्टिन ने भी दिया। जब उनसे पूछा गया कि गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट करने से पहले क्या किया, फ्रेंड्स, उनका जवाब बड़ा सटीक था। उन्होंने कहा कि टाइम यूनिवर्स की एक प्रॉपर्टी थी जो गॉड ने क्रिएट की, और यूनिवर्स की शुरुआत से पहले कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालांकि उस समय के, और अगर कोई किसी पादरी से पूछते तो सिर्फ एक ही आंसर मिलता कि उस समय भगवान नरक को बना रहा था उन लोगों के लिए जो इस तरह के सवाल पूछते। क्या, जब ज्यादातर लोग स्टैटिक और अनचेंजिंग यूनिवर्स में बिलीव करते थे, तब ये सवाल कि यूनिवर्स की शुरुआत थी या नहीं मेटाफिजिक्स या थियोलॉजी का एक सवाल बनकर रह गए। एक तरफ ये माना जा सकता था कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, और दूसरी तरफ ये भी कि किसी निश्चित टाइम पर इसे स्टार्ट किया गया होगा, ऐसे तरीके से कि कोई हमेशा से एग्जिस्ट करता हुआ लगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सारी चीजों को बदलाव मिला सन 1929 में। एडविन हबल ने एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने पाया कि दूर की गैलेक्सियां तेजी से हमसे दूर जा रही, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि यूनिवर्स अब क्लियरली एक्सपेंड होते हुआ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे सामने है। इसका मतलब कि पहले के समय में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ज्यादा करीब थे। दरअसल ऐसा लगता था कि वे लगभग 10-20 हजार मिलियन साल पहले एक दूसरे के नजदीक होंगे। जब ये सब एक जगह पर थे, तब यूनिवर्स की डेंसिटी इन्फिनिट थी। इस डिस्कवरी ने यूनिवर्स के शुरुआत के सवाल को साइंस के एरिया में लेकर आ गया। हबल की ऑब्जर्वेशन ने सजेस्ट किया कि यह समय था जिसे बिग बैंग कहते हैं, जब यूनिवर्स इनफाइनेटेसिमली छोटा और इनफाइनाइटली डेंस था। ऐसी कंडीशन में सारे साइंस के लॉज और इसलिए फ्यूचर प्रोडिक्शन करने की एबिलिटी ब्रेक डाउन हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर समय से पहले यानी बिग बैंग से पहले अगर कोई इवेंट हुए होते तो आज के समय पर कम से कम हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उनका एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उसका कोई ऑब्जर्वेशनल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। एक तरह से कहा जा सकता है कि टाइम की शुरुआत बिग बैंग पे हुई थी, उससे पहले जो था वो ठीक है हटा दो।
फ्रेंड्स, एक यूनिवर्स की शुरुआत किसी को बाहर से करनी पड़ती, जो कि एक फिजिकल नेसेसिटी नहीं होती। तो माना जा सकता है कि गॉड ने लिटरली किसी भी टाइम पर यूनिवर्स को क्रिएट किया हो, लेकिन अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो शायद कोई फिजिकल रीजन हो सकता है कि यूनिवर्स की बिगनिंग हुई हो। सोचा जा सकता है कि गॉड ने यूनिवर्स को बिग बैंग के मोमेंट पे बनाया होगा, या उसके बाद ऐसे तरीके से कि लगे कि बिग बैंग हुआ था। दोनों बातें हो सकती है, लेकिन ये सोचना बेकार होगा कि बिग बैंग के पहले क्रिएट हुआ था। एग्जैक्टली कहने की एट लीस्ट यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग। एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्रिएटर को एक्सक्लूड नहीं कर पाता, लेकिन ये लिमिट जरूर लगा देता है कि उसने अपना काम कब किया होगा। फ्रेंड्स, यूनिवर्स के नेचर को डिस्कस करने और ये सवाल जैसे कि उसकी कोई बिगिनिंग है या कोई एंड पर बात करने के लिए क्लियर होना ज़रूरी है कि साइंटिफिक थ्योरी आखिर होती क्या है। मैं यानी स्टीफन हॉकिंस, बुक के ऑथर, ये सिंपल माइंडेड व्यू ज़रूर लेंगे कि ये थियरी इज जस्ट अ मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, या उसका एक कोई रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, मतलब छोटा सा हिस्सा है, और एक सेट ऑफ रूल्स जो मॉडल को क्वांटिटिवली हमारी ऑब्जर्वेशन से रिलेट करता है। क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, या इसके अलावा भी कोई रियलिटी है? यहाँ आप शंकराचार्य को याद कीजिए, जो एक तरह के मेटावर्स की बात करते थे। इस पर भी डिस्कशन होगा। एक थियरी तभी अच्छी हो सकती है जब वो दो रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती हो। पहली, ये ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करे, एक ऐसे मॉडल के बेसिस पे जो सिर्फ कुछ आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंटेन करता हो, और दूसरा, ये फ्यूचर ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स को डेफिनेटली प्रिडिक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, एरिस्टोटल ने एम्पेडोक्लिस की थ्योरी को माना कि ये दुनिया चार एलिमेंट से बनी है: पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी। ये सिंपल था, लेकिन डेफिनेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ न्यूटन की थ्योरी, जिसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर भी ये सन, मून, प्लैनेट्स के मोशन को बहुत एक्यूरेट तरीके से प्रिडिक्ट करता है। खैर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही पार्ट को रखते हैं। इस चैप्टर के बाकी के बचे हुए पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। उम्मीद है मेरा ये नया प्रयास आप सभी लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस या इस सीरीज के बाद जो मैं सीरीज शुरू करूंगा वो किस बुक पर होनी चाहिए। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।